वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सीरीज का ये हमारा 13वां लेक्चर होगा, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं पर्ट के बारे में। अगर आपने इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, जिसमें हमने सीपीएम को डिस्कस किया था और फ्लोट को डिस्कस किया था, तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखें, तब आप पर्ट के वीडियो को देखें। क्योंकि अगर सीपीएम समझ नहीं आएगा तो आपको फ्लोट समझ नहीं आएगा, और अगर आपको सीपीएम और पर्ट दोनों समझ नहीं आ रहा है तो पर्ट समझ नहीं आएगा। मतलब आपको सीपीएम तो बनना ही चाहिए, इसके बाद ही आप पर्ट के वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि सीपीएम में हमने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, नेटवर्क को ड्रॉ कैसे किया जाता है और बाकी थिंग्स जितनी होती हैं, सब कुछ हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्ट। तो पूरा वीडियो को देखना लास्ट तक, तब आपको पर्ट समझ आएगा। क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीएम पर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, राइट। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पर्ट होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो पर्ट का पूरा फुल नेम होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा सीपीएम होता है ना, वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड एक्टिविटी टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ओल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ओल्ड प्रोजेक्ट जो हमारा है वो एक फिक्स्ड एक्टिविटी है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट का काम होगा, वो सपोज हमने माना 10 दिन, ठीक है, हमने माना कि 10 दिन में काम हो रहा है, तो वो 10 दिन में ही काम कंप्लीट कर देगा। ये होता है हमारा क्या, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। वो ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है कि ये इतने दिन में काम को फिनिश कर देगा, राइट। तो वो होता है सीपीएम, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। और यहीं पे अगर हम बात करें कि पर्ट हमारा क्या, पर्ट क्या होता है। तो पर्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स प्रोबेबिलिटी कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारा इतने दिन में फिनिश हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि पर्ट में हम एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ओके। तो न्यू जो प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 10 दिन में फिनिश होगा या 20 दिन में फिनिश होगा या 5 दिन में फिनिश होगा। मतलब इसमें हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने दिन में फिनिश होगा, ठीक है। पर्ट मीन्स प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। तो ये जो इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन होता है ये फिक्स नहीं होता है कुछ भी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि दो थिंग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्ट जो होता है, जो अपना एक्टिविटी ड्यूरेशन होता है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ओके। और जो इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ओके। तो जो हमारा एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वो किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें जो तीन टाइम एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है। पहला होता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, एंड थर्ड होता है पेसिमिस्टिक टाइम। इसको हम शॉर्ट में डोनेट किए हैं T0 से ऑप्टिमिस्टिक को, TM से मोस्ट लाइकली टाइम को, और TP से पेसिमिस्टिक टाइम को, ओके। तो जो हमारा होता है ऑप्टिमिस्टिक मतलब फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और मोस्ट लाइकली टाइम मीन्स एवरेज कंडीशन, और पेसिमिस्टिक टाइम मीन्स एडवर्स कंडीशन, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे अभी। तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है वो क्या होता है कि एस्टिमेट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पे डिपेंड करता है, और जो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम होता है वो एक एवरेज टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और पेसिमिस्टिक टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, ओके। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि से गया। अब ये जो होगा आपका, ये यहाँ से अपनी ऑप्टिमिस्टिक स्टार्ट हुआ, और ये बीच वाला पॉइंट होगा ये हमारा होता है क्या, मोस्ट लाइकली टाइम, और जो लास्ट वाला होता है ये होता है पेसिमिस्टिक टाइम। क्यों लास्ट में, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यहीं पे बीच में अपना होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम बोलते हैं मीन एवरेज टाइम, ठीक है।
ये मीन होता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो हमारे पास तीन टाइप के टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। इसके पहले आप देखे होंगे सीपीएम में क्या होता था कि टाइम ड्यूरेशन आपको पहले से दे दिया होता था, उसके लिए सिर्फ एक ही टाइम रिक्वायरमेंट होता था। लेकिन पर्ट में क्या है, तीन टाइम है कि ऑप्टिमिस्टिक कम से कम कितना होगा, मोस्ट लाइकली एवरेज में कितना होगा, और पेसिमिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तीन टाइम के टाइम को हम एक एक्सपेक्टेड टाइम बनाएंगे, इसको एक मीन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थ्री टाइप के टाइम ड्यूरेशन है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है सिंगल टाइम ड्यूरेशन में, तब हम फिर जो आएगा फिर हमको एज इट इज़ सीपीएम जैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा थिंग यही है कि इसमें तीन टाइप के टाइम एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम था और पेसिमिस्टिक टाइम था, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला देख रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड या फिर मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है कि टी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। टी मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कि T0 + 4Tm + TP डिवाइडेड बाय 6। इससे जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया गया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया गया और पेसिमिस्टिक टाइम दिया गया है, इनका हम सम करके डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, ओके। T0 हमारा हो गया ऑप्टिमिस्टिक के लिए कम से कम, 4Tm मतलब जो एवरेज मोस्ट लाइकली टाइम है, जो एवरेज टाइम है, उसके साथ हम 4 का मल्टीप्लाई किए, देन प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, पर्ट जो है सीपीएम के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने हिंदी से भी लिख दिया है कि इनको एक्सप्लेन कर दिया है फुल नेम कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम + 4 × मोस्ट लाइकली टाइम + पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा हमारा क्या होता है। सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा एक्टिविटी लेता है, पेसिमिस्टिक टाइम सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो हमारा टीपी ज़्यादा हुआ, टीएम क्या होगा, एवरेज होगा, और T0 क्या होगा, सबसे कम टाइम लेता है, ठीक है। तो टीपी ग्रेटर देन टीएम ग्रेटर देन T0, ओके। अब इसी में हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सॉल्व कर देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला होता है TP - T0 डिवाइडेड बाय 6। TP क्या है, अभी हमने बताया कि TP को हम शॉर्ट बोल रहे हैं, और इसका डिटेल है कि पेसिमिस्टिक टाइम और T0 ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से हमको सिग्मा मिलेगा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी का होल स्क्वायर होता है हमारा क्या, वेरिएंस, ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ की बात करें तो ये होता है कि √ समेशन ऑफ वेरिएंस, ठीक है। समेशन ऑफ वेरिएंस ये होगा क्रिटिकल पाथ के लिए। अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ बताओ, तब हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर इसका सम करेंगे, वेरिएंस का सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ओके। अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे कि हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितना हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है जो कि शेड्यूल टाइम है और उसका एस्टिमेटेड टाइम है, ठीक है। शेड्यूल टाइम कितना किया गया है कि मान लीजिए हमने 10 दिन उसको शेड्यूल किया है कि हम 10 दिन में इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 दिन का, ठीक है। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ था उसको हम सपोज मान लिए कि 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब ये रैंडमली हमने ऐसे वैल्यू लिया है आपको समझाने के लिए जस्ट। तो हमको अगर सॉल्व करना हुआ कि प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो होता है कि शेड्यूल टाइम माइनस एस्टिमेटेड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ,
ठीक है। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि कितने % हमारी प्रोबेबिलिटी है। अभी हम ग्राफ के थ्रू आपको बताएंगे कि जो जेड की वैल्यू होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो 3 कैटेगरीज में है, 0, 1 और 2 एंड 3। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, +1 से -1, +2 से -2, +3 से -3, कितने कितने % पे वेरी करते हैं, सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, देन वहाँ से हम % चेक करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारा 0 के लिए ले रहे हैं कि जब हमारा प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल टू 0 आ रही है, उस केस में हमारा क्या होगा। ठीक है। तो देखिए ये हम -∞ टू +∞ जा रहे हैं, -∞ से +∞। ठीक है। -∞ से +∞, फिर ये जो हमारा कर्व बनेगा कुछ इस तरह कर्व बना। ओके। तो ये जो रीजन होगा ना, ये टोटल रीजन कितना है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन हमारा कितना है, 100% का। ठीक है। अब जब ये 100% है तो इसका मीड अगर बीच से देखें हम तो कितना होगा, ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, 50% का होगा। ठीक है। तो p = 0 पे हमारा कितना आ रहा है, z = 0 यहाँ पे बीच में होगा, और इस साइड का पोर्शन हमारा 50% और इस साइड का पोर्शन हमारा 50% होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें p = +1 एंड -1 पे, ठीक है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी z = +1 एंड -1 पे कितना वेरी करेगा। तो देखिए ये टोटल कंप्लीशन पार्ट कितना हुआ, ये यहाँ से -∞ टू +∞ कितना गया, 100%। ठीक है। ये कितना गया, 100%। और अगर बीच की हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से कितना गया, ये 50%, दोनों साइड 50% होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, +1 या फिर -1। तो जब हम +1 और -1 देखेंगे, तो अगर हम यहाँ से +1 देख रहे हैं और यहाँ से -1 देख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होगा ये कितना होगा, 68.33 डिवाइडेड बाय 2 ये % होगा। ठीक है। तो मतलब ये बीच वाला पर्सन है, ये जी बीच वाला हुआ, कितना हो गया, 68.33%। ठीक है। और अगर हमको 1 के लिए लेना है, +1 या फिर -1 के लिए, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि हम इस हाफ पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है। अगर आपको चाहिए था सिर्फ कितना, +1। ठीक है। अगर आपको सिर्फ +1 चाहिए तो +1 आपका यहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था ये कितना था आपका, 50% का। ठीक है। और ये जो पोर्शन है अपना कितना है, 68.33%। क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है यहाँ तक का, वो है 68.3%। जब अगर हम इस बीच की बात करेंगे यहाँ का, तो ये कितना हो जाएगा, 68.3 डिवाइडेड बाय 2%। लेकिन हमको अभी क्या चाहिए, हमको अभी चाहिए क्या कि +1 पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है। तो ये देखिए, ये बाकी के 50% प्लस 68.3%। तो ये हमारा पूरा रीजन कितना हो गया, +1 के लिए। तो कितना हो जाएगा, 50% प्लस 68.3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी किसके लिए, z = +1 के लिए। ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि z = -1 पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, z = -1 पे, तो हमारा -1 यहाँ है। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, z = हम अभी क्या कर रहे थे, z = +1 पे क्या कर रहे थे, 50 प्लस 68.3 डिवाइडेड बाई 2, और हमको चाहिए z = -1 पे, तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 68.3 डिवाइड बाई 2%। वो जो आएगा इसको सॉल्व करने पे वो हमारा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी z = -1 पे, राइट। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर z = -2 एंड +2 की बात करें, तो हमारा जो रीजन होगा कितना होगा, 95.5% का होगा। अगर हम सिर्फ +2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 95.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें ऐड क्या होगा, 50%, जैसे अभी हमने बताया।
ठीक है। तो अगर हम +2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इधर का रीजन हमारा कितना था 50% और ये इधर का रीजन कितना हो गया 95.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल रीजन कितना हो जाएगा, ये टोटल रीजन हो जाएगा 50 + 95.5 डिवाइडेड बाई 2%। ये किसके लिए आ जाएगा, Z = +2 के लिए। और अगर यहीं पे हम बात करें कि Z = -2 पे कितना होगा, Z = -2 पे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 - 95.5 डिवाइडेड बाय 2%। ये हो जाएगा किसके लिए, Z = -2 के लिए। जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी वो होगा Z = -2 के लिए। ठीक है, अगर माइनस ले रहे हैं तो 50 में हमको माइनस कर देना है उस हाफ पोर्शन को, और प्लस कर रहे हैं तो 50 में हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करें Z = -3 to +3 के लिए कितना हो जाएगा 99.7% होता है 3 के लिए। ठीक है, 3% के लिए होता है Z = 3 के लिए 99.7। और अगर हम +3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 50 + 99.7 डिवाइडेड बाई 2। और Z = -3 की बात करें तो हो जाएगा 50 - 99.7 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह आपको याद करना है। आपको सिर्फ याद इतना करना है कि रीजन Z = -3 to +3 पे कितने % होता है, तो इतना याद करें कि 99.7 होता है। और -2 से +2 पे कितना होता है तो 95.5 होता है। और +1 से -1 पे कितना होता है तो 68.3 होता है। और Z = 0 पे कितना होता है, प्रोबेबिलिटी हमारी 50% होती है। ओके, तो आपको इतना बस याद रखना है कि Z = कितने पे कितना होता है। अगर आपसे प्लस का बात कर रहा है तो आपको सिर्फ सिंपली क्या कर देना है, प्लस कर देना है 50 से, और माइनस की बात कर रहा है तो उसको माइनस कर देना है किससे, 50 से। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है किसी क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमको प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है PERT कैलकुलेशन यील्ड ए प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 70 वीक। ओके, विथ ए वेरिएंस ऑफ 9 वीक, द नंबर ऑफ वीक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 95%। ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है 95% हो रही है। ठीक है, तो हम अभी क्या फार्मूला पढ़े थे, Z = x - μ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। x क्या है, शेड्यूल टाइम, म्यू क्या है, एस्टिमेटेड टाइम या फिर मीन टाइम, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वीक कितना लगेगा, मतलब हमसे शेड्यूल पूछ रहा है। ठीक है, कितना हमको टाइम लगेगा, मतलब हमसे x की बात कर रहा है। ठीक है, और हमको प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 95%। हमको प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 95% इसने दे रखा है। ठीक है, और इसने वैल्यू भी दे रखा है 95% का, कितना 1.647। जस्ट हम फार्मूले पे पुट किए 1.647। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वीक चाहिए रिक्वायर्ड, मतलब नंबर ऑफ डेज चाहिए। ठीक है यार, और शेड्यूल टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा, तो वो हमको x चाहिए माइनस 70 वीक क्या किया है, PERT कैलकुलेशन यील्ड प्रोजेक्ट लेंथ उतना है उसका, तो 70 डेज से हो गया। और ये 9 वीक वेरिएंस है। हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा वेरिएंस होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन ऑफ रूट। तो ये हो गया हमारा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो √9 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हम 3 रख दिए, जस्ट हम इसको सॉल्व किए तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम शेड्यूल टाइम कितना आ गया 74.94 वीक आ गया। ओके, अब इतना जो था आपको हमने ये सब समझा दिया कि जो आपको जो टाइम दिया रहेगा वो 3 कैटेगरी में टाइम दिया रहेगा। इन तीनों को सॉल्व करके आपको एक सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना है। जब सिंगल टाइम में आप कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपको जो सॉल्व करना है वो एज इट इज़ जैसे आपने CPM में सॉल्व किया था उसी तरह एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम वेरिएंस की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, एंड तीनों टाइम को कैसे कैलकुलेट करके सिंगल टाइम में कन्वर्ट करेंगे और नेटवर्क को कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। ओके, और यहाँ पे हमको दिया है एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया है और पेसिमिस्टिक टाइम दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक्टिविटी दिया है कि एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4,
2 से 5, 3 से 5, 5 से 6, 4 से 7 और 6 से 7, इन सब के लिए हमको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या है कि इन तीनों टाइम को कंसीडर करके हमको सिर्फ एक टाइम में कन्वर्ट करना है एक्सपेक्टेड टाइम में। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम में कन्वर्ट करने के बाद हमको सॉल्व करना है सीपीएम की तरह, जिस तरह हमने सीपीएम को सॉल्व किया था। ठीक है, तो जब हम इनको चलिए पहले सबसे पहले हमको सिंगल टाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एक ग्राफ ऑलरेडी नेटवर्क को ड्रॉ करके दे ही दिया है, अगर नहीं भी दिया होता फिर भी आप ड्रॉ कर लेते, क्योंकि हमने सीपीएम वाले लेक्चर में नेटवर्क ड्रॉ करना आपको सिखाया था। ओके, तो हम एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, और उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि T0 + 4Tm + TP डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूला पे हम ईच एक्टिविटीज़ के लिए वैल्यूज़ रखेंगे और हम इसका एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा। जैसे एक्टिविटी 1 से 2 के लिए क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम 3 है, 3 + 4 टाइम एक्टिविटी 1 से 2 के लिए क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम में है 3। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि T0 + 4Tm + TP डिवाइडेड बाई 6। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 × 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 2। ठीक है, उसी तरह एक्टिविटी 1 से 3 के लिए हम जब सॉल्व किए तो हमारे पास है TP 5 + 6 है मोस्ट लाइकली टाइम + 7 है पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो इसको जब हम सॉल्व किए 6 आया। तो हम जो हमारे पास 3 टाइम दिया हुआ था T0 + Tm + TP, इसको हम सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो प्रत्येक एक्टिविटी के लिए हमने सॉल्व कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिख दिया है कि प्रत्येक एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कितना था, 2, 6, 5, 7, 4, 5, 6, 3। ठीक है, इस टाइम को हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया था। हमको क्या करना था, टाइम निकालना था, जिस तरह हमने अभी सिंगल टाइम में इसको कन्वर्ट किया इन तीनों टाइम को। ठीक है, तो इस टाइम को, एक्सपेक्टेड टाइम को हम नेटवर्क में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास था एक्टिविटी 1 से 2। एक्टिविटी 1 से 2 के लिए हमारे पास टाइम कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 1 से 2 के लिए हमारे पास टाइम आया है 2। अब देखते हैं एक्टिविटी 1 से 3 के लिए हमारे पास टाइम आया है 6। तो एक्टिविटी 1 से 3 के लिए हमारे पास टाइम आया है 6, और उसी तरह एक्टिविटी 1 से 4 के लिए टाइम आया है 5। तो 1 से 4 ये है, इसके लिए टाइम है 5। फिर 2 से 5 के लिए है 7। 2 से 5 के लिए हमारे पास 7 है, और 3 से 5 के लिए हमारे पास है 4। तो 3 से 5 के लिए हमारे पास है 4। 5 to 6 के लिए है 5, 5 to 6 के लिए है 5, 4 to 7 के लिए है 6, 4 to 7 के लिए है 6, और 6 से 7 के लिए है हमारे पास 3। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, मतलब इसका क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा और ड्यूरेशन हमारा कितना हो रहा है। देखिए, हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप नेटवर्क देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा कितने दिन होगा। जिस पाथ से हमको सबसे मैक्सिमम टाइम मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वो पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, और जो ड्यूरेशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम सम करते हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पे ईगरलेस टाइम और लेटेस्ट टाइम निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच से चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 5 + 3, ये कितना हो जा रहा है, 10 और 18। इस पाथ से हमको कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम 1, 2, 5, 6, 7 से चलते हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 14, 17, ये 17 आ रहा है जो कि 18 से कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पाथ से चल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5, 6, 11 आ रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट पाथ कौन सा हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हुआ 1 से 3, 3 to 5, 5 to 6 और 6 to 7 हमारा क्या हुआ, ये लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, और हमारा ये जो 18 डेज आ रहा है हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन कितना हो गया, 18 डेज। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ कितना हुआ, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7।
ये हुआ हमारा क्या, क्रिटिकल पाथ। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ कितना होगा, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमने इसको सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर लिया और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ कितना होता है, रूट ओवर समेशन ऑफ वेरिएंस, ठीक है, समेशन ऑफ वेरिएंस होता है। अब हमारे पास वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वेरिएंस उसी का निकालना है जो हमारा क्या हो, क्रिटिकल पाथ हो। हमको सभी एक्टिविटीज का वेरिएंस नहीं फाइंड आउट करना है, जो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा हम उसी का वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ कितना था, 1 से 3 और 3 से 5, तो 1 से 3, 1 से 3, 3 से 5 और 5 to 6 और 6 to 7। तो ये जो हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ हैं, ये 4 एक्टिविटी हमारी क्या हैं, क्रिटिकल पाथ हैं। और इन्हीं 4 एक्टिविटीज़ का हमको सिर्फ क्या निकालना है, वेरिएंस। तो ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो एक्टिविटी 1 से 3 के लिए हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 डिवाइडेड 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0.11। इसी तरह 3 to 5 का सॉल्व करेंगे 0.44, 5 to 6 का सॉल्व करेंगे 0.11 और 6 to 7 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.11, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो ये वेरिएंस होता है, ठीक है। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 का स्क्वायर। हमारे पास 4 एक्टिविटी थी जो हमारा क्रिटिकल पाथ था, 1 से 3, 3 से 5 और 5 to 6 और 6 to 7। ये 4 एक्टिविटीज़ थी और इन 4 एक्टिविटीज़ का वेरिएंस हमने फाइंड आउट किया है। तो उसकी वैल्यूज़ कितनी आई है, रूट ओवर 1 से 3 के लिए कितना है, 0.11, ठीक है। तो 0.11 प्लस हमने ऑलरेडी स्क्वायर कर रखा है वहाँ पे, ठीक है, 0.11 प्लस 0.44 प्लस 0.11 प्लस 0.11, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.877, ठीक है, 0.88 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। इसी क्वेश्चन में सिर्फ आपसे वेरिएंस पूछता तो आप वेरिएंस बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को बता ही दिया कि जिस प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इस तरह के जब 3 टाइम आपको दिया है तो सबसे पहला स्टेप आपको यही होना चाहिए कि सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना, और फिर उसके बाद नेटवर्क ड्रॉ करना। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में नेटवर्क दे रखा था, और नहीं भी दिया है तो आप डायरेक्ट एक्टिविटीज़ को देख के आप नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते थे और ईच एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते थे। देन आप वेरिएंस निकाल के उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा पार्ट का वीडियो पूरा समझ आया होगा। अगर आपको पूरा समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अपना डाउट। मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने के लिए, आपके डाउट्स के। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।